हेलो एवरीवन। आज मैं एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसा कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर का लगा हुआ है और उससे पहले अगर पीवाईक्यू को कंप्लीट कर लिया जाए तो थोड़ा पैटर्न को समझना, एग्ज़ाम के को किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम की क्या डिमांड है, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है और हमारी प्रिपरेशन भी काफ़ी बूस्ट हो जाती है, क्योंकि विदाउट पीवाईक्यू के आप चीज़ों को अच्छे से नहीं भाप पाएंगे। चाहे आप कितनी भी बार नोट्स को अपना पढ़ लीजिए, अगर आपने प्रश्न नहीं देखे हैं, अगर आपने प्रश्न को एनालिसिस नहीं किया है तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये एस्पिरेंट का सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि वो हमेशा बचे रहते हैं चीज़ों से, स्पेशली पीवाईक्यू से उठाने में। तो उससे क्या है, ये इसके थ्रू मैं आपको 2024 से 1991 तक के पूरे प्रश्न कंप्लीट कराऊंगी, जितने भी अब तक हो चुके हैं पेपर। 34 साल के पेपर हैं। 34 साल बोले तो 34 डेज, लाइक 1 मंथ में अप्रोक्सीमेटली मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन हाँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, ताकि मुझे मोटिवेशन फील हो। देखो, पीवाईक्यू करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगी। आपने विद सॉल्यूशन जो भी बॉक्स में सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये भी ऑप्शन है, उनको अच्छे से आपने रट लिया, और अगर फैक्ट है उनको रट लिया, कॉन्सेप्ट है उनको समझ लिया, आपकी 60 से 70% तक प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। रही 30% जिसमें आपको 20% के लिए करंट अफेयर की किताब उठा के पढ़नी पड़ेगी, 10% थोड़ा बहुत आप अपने नोट से देख के कवर कर सकते हैं। ये एक अच्छा वे होता है तैयारी को अपनी इस तरीके से बूस्ट अप करें, क्योंकि हमारे पास ना पेपर ही तो होते हैं एक मार्ग दिखाने के लिए कि हमें क्या करना है और कैसे करना है और कितना करना है और कितना नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो रहा थोड़ा ओवरऑल का ज्ञान। आपको ठीक लगे या ना लगे, इट्स योर चॉइस, कोई इशू नहीं। बट काम की बात स्टार्ट करते हैं अब। यूपीपीसीएस परीक्षा 2023 का प्रथम प्रश्न पत्र है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय इतिहास से प्राचीन इतिहास का। पहला प्रश्न है जिसमें है कि नवीशा यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची वन और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची वन में दिया हुआ है पुरातात्विक स्थल, सूची तृतीय में दिया हुआ है वर्तमान स्थल। पुरातात्विक स्थल में दिया हुआ है नेवाशा, ईशमपुर, डीडवाना, गुडियम गुफा। प्लेस दिए हुए हैं राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इनको आपको मैच कराना था। ठीक है, अब हम बॉक्स पढ़ लेते हैं सीधा। नेवाशा महाराष्ट्र, ईशमपुर कर्नाटक, डीडवाना राजस्थान, गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय, 8 खंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराणों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा है कि वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, जहां दोनों ही ऑप्शन हमारे सही थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शक और प्रचारक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर था वो था न्याय गौतम, और बाकी हम चारों को भी मैच करा लेते हैं। विशेषक था कर्णाद मुनि, न्याय था गौतम, पूर्व मीमांसा था जैमिनी, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा था बद्रायण। पांचवा प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमांत का जो निर्धारण करता है आलमगीरपुर, जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुक्त का केंदोर बलूचिस्तान में पड़ता है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिणी पुरास्थल आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल के भारतों पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो यूनानी, उसके बाद में शक, देन कुषाण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवित्री और पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित को इसका आंसर था डी, पर हमको अब सही को याद करना है। तो सही क्या है कि दयाबाई, विनय मल्लिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश, स्वर्ण कुमारी, स्वर्ण बोली की कविता। अब देख लेते हैं जो रॉन्ग दिया था उसका करेक्ट क्या था। गणेश देव लीला पुस्तक कवित्री मधुर अली की है। ठीक है, अगला है हमारा, थोड़ा पीडीएफ धुंधली है लेकिन आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी ये पीडीएफ। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2
कौन अधिकारी होता था? जो राजस्व कर जमा करने वाला, ठीक है, बागदोह। मिलिंद पनो राजा और राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद स्वरूप है। वह भिक्षु कौन थे? वो भिक्षु थे नागसेन, ठीक है, नागार्जुन नहीं, कौन थे? नागसेन। अब हम यहाँ पे देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में क्या है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको देखना था। तो सही को हम बाद, जो रॉन्ग है उसको बाद में करेक्ट कर लेंगे। इसका आंसर था सी, लेकिन अब हम सही से ही पढ़ लेते हैं। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी। हमीदा बानू बेगम मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है। ये यहाँ पे सही होगा, जो कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी उसको बताया गया ऑप्शन में। अगला है खरीदादार कौन थे? खरीदादार कौन थे? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता है। खरीदा अरबी शब्द है जिसका अर्थ है चमड़े या रेशम की थैली। रियासत काल में शासकों का शाही पत्राचार इसी खरीदा थैली में पत्र रखकर होता था। 12वां प्रश्न है हमारा, सूची 1 और सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर कीजिए। पुस्तक और विषय के बारे में बताना है। यहाँ पे ये पुस्तक दी हुई थी, अब इनको हम सीधा मैच ही करा लेते हैं, हम बॉक्स पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मिराज सिकंदरी गुजरात विजय, बुरहान ए माशिर बैवनी के अहमदनगर का इतिहास, सिरे रियाज उल शलातिन बंगाल का इतिहास, रियाज उल ईशा महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? अजीजुद्दीन खां, ठीक है। फिरोजशाह तुगलक ने नगरकोट अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद करवाया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में। किसने किया था? अजीजुद्दीन खां, ठीक है। यह अनुवादित कार्य दलियाल ए फिरोजशाही के नाम से जाना जाता था। दलियाल ए फिरोजशाही के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये थोड़ा हमने बॉक्स पढ़ लिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। और सीधा हम पहुंचते हैं सॉल्यूशन पर। बालाजी विश्वनाथ का समय क्या था? 1713 से 1720। बाजीराव वन का 1720 से 1740। माधवराव वन का 1761 से 1772। नारायण राव का 1772 से 1773। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? जैनुल अबिदीन, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में बॉक्स को। 1440 में अली इस्हा का भाई साई खान जैन उल अबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ करता था। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती थी। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जिजिया कर हटा दिया था। ऐसा करने वाला वह पहला कश्मीर का प्रथम शासक था। उसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया और उसी के समय में महाभारत, दशावतार, रजत तरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई थी? मोहम्मद शाह, ठीक है। अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है आधुनिक भारत। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का स्थान यहाँ पे दिया हुआ है और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, ये थोड़ा क्वेश्चन डिस्प्यूट था। अभी इसका कोई आंसर राइट नहीं मिल पाया है, लेकिन हम जो राइट है वो पढ़ लेते हैं। लखनऊ का जो विद्रोह शुरू हुआ था 4 जून 1857 को, झांसी का हुआ था जून 1857 को, मेरठ का हुआ था 10 मई 1857 को और बैरकपुर का हुआ था 29 मार्च 1857 को, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है कुछ स्रोतों में। लखनऊ 1857 के विद्रोह के आरंभ की तिथि 4 जून 1857 दिया गया, जबकि एनसीईआरटी कक्षा 12 की पुस्तक में लखनऊ में इस विद्रोह के प्रारंभ की तिथि 30 मई 1857 दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही उत्तर माना है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति। ठीक है, दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग की द्वितीय पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। होर्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध था। किस नाम से जाना जाता? दिल्ली षड्यंत्र केस। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांतीय किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी। अब थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और संगठन को नाम दिया गया कि किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्न के कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे दोनों ही आपके सही थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था और वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वर्ष 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी ने अपनी नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की है। केरल में बायोकोम त्रावणकोर प्लेस था नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन आरंभ हुआ। इसी आंदोलन में ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, केपी केशव मेनन, टी के माधवन और के कल्लप्पन ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट स्थापित की थी। आजाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे जिनका नाम था आजाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। 22वां प्रश्न है कि निम्न किसमें से कौन महिला स्वतंत्र सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? वो थी शांति घोष। बाकी तीनों के नाम जान लेते हैं। जो मातंगिनी हजारा, कनक लता बरुआ और अणा अशरफ अली, ये क्या थी? रिलेटेड थी। थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में। जैसे कि शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। दिसंबर 1931 में तत्कालीन बंगाल की दो स्कूली छात्रा शांति घोष और सुनिधि चौधरी ने एक जिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शेष अन्य विकल्पित महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 22वां है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी? हम सीधा डिटेल पे पहुंचते हैं। होम रूल आंदोलन आपका वर्ष 1916 में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड अप्रैल 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन सितंबर 1919 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ये हमारा इतिहास का कंप्लीट हुआ 13 मिनट में। अब हम देखते हैं भूगोल से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थान में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं? तो वो था देवप्रयाग। ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल है और मैं इसके नोट्स भी बहुत शानदार नोट्स आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ यूपीपीसीएस अदर एग्जाम के लिए। यूपीपीसीएस एंड बाकी जैसे आरओ पैट वगैरह का जो भी एग्जाम रहेगा उनके लिए बहुत ही शानदार मैं हैंड रिटन नोट आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ। बाकी यूपीएससी की क्लासेस में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। बाकी एथिक्स में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। ऐसे का मैंने सोचा है कि ऐसे वीक में 2 ऐसे आप लोगों को लिखवाऊंगी यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, थोड़ा फ्रेम करना बताऊंगी किस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हो ऐसे को और एथिक्स को। और उसके साथ ही मैं यूपीएससी के लिए कंप्लीटली उधर भी 45 ईयर के पीवाईक्यू आपको कंप्लीट कराऊंगी विद डिटेल। पर हाँ, वो इंग्लिश में रहेंगे और यूपीपीसीएस तक, पीसीएस तक, स्टेट पीसीएस तक मेरा सारा कंटेंट हिंदी में रहेगा और यूपीएससी का कंप्लीटली इंग्लिश में रहेगा। बट डोंट वरी, जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं मैं उनको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, मतलब बायलिंगुअल रहेगा। इतना डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि देखो दोनों लैंग्वेज पे आप लोग थोड़ा अच्छी कमांड बना लो। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो, ऐसा नहीं कि इंग्लिश के नाम से आपको तंगी होगी। आपको पता है आजकल की जो न्यू जनरेशन आ रही है, मानो कि जैसे मेरे भतीजे हैं
अब वो लोग ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या है हिंदी में पढ़ के आ गए, क्योंकि अगली जनरेशन अब वो आ रही है, वो जानती नहीं है हिंदी मीडियम क्या है। समझ रहे हो? एक एक सिंपल परिवार की बात कर रही हूँ कि हर कोई ना आजकल अपने बच्चे को इंग्लिश में पढ़ा रहा है, और आप एक अधिकारी होंगे और नई यूथ आके आपसे कोई भी बात पूछेगा इंग्लिश में, तो आपकी तो हवा खराब हो जाएगी। समझ रहे हो? आपको तो इंसल्ट फील हो जाएगी कि अरे हम इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए अभी से जो भी न्यू बिगिनर्स हैं, अब तैयारी में हैं, इंग्लिश को साथ लेके चलिए। इंग्लिश में बिल्कुल तंगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखो इंग्लिश इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, ये बिजनेस लैंग्वेज, सब जगह इसका यूज है, ये आपको आनी ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं इंग्लिश नहीं सीखनी है, गोरों से हमें नफरत थी। गोरों से नफरत थी ठीक है, लेकिन गोरों की जो भाषा थी ना अंग्रेजी, बड़ी काम की थी, आज भी काम ही दे रही है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 24वां प्रश्न जैसे हमने पढ़ा था, देवप्रयाग उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थलों के नाम को जोड़िए। ठीक है, ये यहाँ पे नदी दी हुई है और उनके लोकेशन दी हुई है। हम सीधा सॉल्यूशन देखते हैं। यमुना, यमुनोत्री, कृष्णा, महाबलेश्वर, गोदावरी, नासिक, महानदी, श्यावा। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सुमेलित है? सुमेलित हमें देखना है, यहाँ पे सुमेलित था हमारा नीति उत्तराखंड, बी इसका आंसर था। और अब हम बाकी को पढ़ लेते हैं थोड़ा सॉल्यूशन में। खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला लद्दाख में पड़ते हैं। पीर पंजाब बनिहाल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सिपलिका, रोहतांग, बाड़ालाचा, यांगजी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दीवान, भावा, पारंगला, मणिरंग ये भी उत्तराखंड में ही आपके पड़ते हैं, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। अब हम देखते हैं मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड में पड़ते हैं। नाथुला, जेलेबला सिक्किम में पड़ते हैं। सैला, बोमडीला, दिफू अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तुजू मणिपुर में पड़ता है। थालाघाट और भोरघाट आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और पालघाट आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पड़ता है। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके आपके दोनों ही ऑप्शन सही है। थोड़ा सा पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के रियायती जिलों में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकोल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं कि फरवरी 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू और कश्मीर के रियायती जिलों में सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम की खोज से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर है। देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगी, ये कम्प्लीटली ना करंट ओरिएंटेड आपका प्रश्न है। करंट के क्वेश्चन हम अलग देखेंगे, समसामयिकी में अलग से यहाँ पे दिया हुआ है 20-25 क्वेश्चन जो भी आते हैं। लेकिन वैसे पूछते हैं ना कि भूगोल में भैया करंट अपडेट वाले प्रश्न आते हैं, तो ये है आपका करंट अपडेट वाला प्रश्न के वहां पे आपको लिथियम की खोज हुई और उसको बेसिक से जोड़ के यहाँ पे आपका प्रश्न बना दिया गया। तो ये एक तरीका होता है पढ़ने का कि बेसिक को करंट से रिलेट करो। करंट के डायरेक्ट प्रश्न तो रहते ही रहते हैं 20-25, और इस तरीके के इनडायरेक्ट भी आपको दुख फील करा सकते हैं अगर करंट भी आपने अच्छे से नहीं किया तो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, सिवाना समुद्र और कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? और इसका हमारा आंसर था ए, जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए। इसका थोड़ा सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे आगे। कर्नाटक के सिवाना समुद्र जल विद्युत संयंत्र की स्थापना वर्ष 1902 में की गई थी। तमिलनाडु स्थित कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र हेतु प्रसिद्ध है। अगला 29वां क्वेश्चन है हमारा, और इसका एक ऑप्शन सही है और एक गलत है, वो हम देखेंगे कैसे। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, ये हमारा सही है। अगला वाला हमारा गलत है, उसका हम राइट पढ़ते हैं कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी से मिलती है, ये इसका राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? ए इसका आंसर था, बाकी हम सही है उसको पढ़ लेते हैं और जो रॉन्ग किस लिए वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, मालप्रभा कृष्णा की, मंजरा गोदावरी की। जो गलत हुआ है वो भी थोड़ा जान लेते हैं कि प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती, वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की।
ठीक है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काविनी। कृष्णा की हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा। ठीक है। अगला है एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ देती है, उसे कहते हैं जल विभाजक। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, वही सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 32। 32वां प्रश्न है कि इसमें आपका दोनों सही है और व्याख्या भी सही दी हुई है इसमें। एक मिनट। तो हाँ, हमारा 32वां प्रश्न था जिसमें हमारे दोनों ही सही हैं। इसमें था कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। ठीक। इस तरीके के प्रश्नों को ना आपको बिकॉज क्योंकि लगा के देखना है, क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। वही सब दिया हुआ है कि तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। अरब सागर की शाखा से दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाटों द्वारा बाधित किया जाता है। ये हवाएं फिर पश्चिमी घाटों की ढलानों पर चढ़ती हैं और जल्दी ही ठंडी हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप साइद्री की हवाओं वाले हिस्से और पश्चिमी तटीय मैदान में मूसलाधार वर्षा होती है। पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद ये हवाएं नीचे उतरती हैं और गर्म हो जाती हैं। इससे हवाओं में नमी कम हो जाती है, इसीलिए यह हवाएं पश्चिमी घाटों तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के पूर्व में थोड़ी वर्षा कराती हैं और इन क्षेत्रों में वर्षा छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है और अगले में हमारा एक सही है। पढ़ते हैं क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला इसका सही है, दूसरा रॉन्ग है, वो जानेंगे क्यों रॉन्ग है। पहले सही जान लेते हैं। यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। थोड़ा सा अब इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ है कि लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय भारी वर्षा के कारण तीव्र निचालन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इस मृदा में उर्वरता कम होती है, किंतु इसमें लोहा और एल्युमिनियम पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है। लोहा और एल्युमिनियम, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश, चूना, जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर पठारों में पाई जाती है। देखो, एक मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, नाइट्रोजन पोटाश हर मिट्टी में ज्यादा होता है, हर मिट्टी में कम होता है। नाइट्रोजन पोटाश और फास्फोरस हर मिट्टी में ये कम ही होता है। एक मिट्टी है शायद रेड वाली, रेड मिट्टी जो रहती है उसमें शायद इसकी ये फुलफिल रहता है, बाकी सब में ये कमी रहता है। ये ट्रिक है थोड़ा सा याद करने के लिए। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो नवीकरणीय हैं। थोड़ा सा जानते हैं, डिटेल पढ़ते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल है। जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पवन ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश इत्यादि हैं जो नवीकरणीय है। अंततः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आपका विश्व भूगोल से। दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है। कोरियोलिसिस बल। डिटेल में पढ़ते हैं। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दशा वायुदाब पृथ्वी की घूर्ण गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेप बल के कारण हवाओं की दिशाओं में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजी कोरियोलिसिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नामकरण कोरियोलिसिस फोर्स रखा गया। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर
मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? आंसर था इसका बी, लेकिन हम राइट पढ़ते हैं फिर रॉन्ग पढ़ेंगे क्यों हुआ था। राइट है माराकाइबो वेनेजुएला में पड़ती है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है कंप्लीटली, बैकाल जो रूस में पड़ती है, ओनेगा झील रूस में पड़ती है आपकी, कनाडा में नहीं, इसीलिए गलत है क्योंकि ऑप्शन में इसको कनाडा के साथ मैच किया गया था। मिशिगन आपकी यूएसए की है, नाराकाइबो वेनेजुएला में स्थित एक लेगून झील है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। 37वां प्रश्न है कि निम्न से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? ये भी करंट ओरिएंटेड प्रश्न है। कहते हैं ना कि ज्योग्राफी में किस तरीके के प्रश्न करंट से रिलेटेड रहते हैं। करंट के देखो, करंट के 20-25 क्वेश्चन तो अलग ही रहेंगे, ये तो अलग मामला है, तो इसीलिए रेडी रहना है कि कौन सी लोकेशन नहीं खोजी गई है कोयला वगैरह जहाँ पे उत्पादन हो रहा है, या लिथियम वगैरह कुछ केमिकल्स वगैरह, ये क्या है सब आपकी ज्योग्राफी से रिलेट करके आपको करंट ओरिएंटेड प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ का था डोनेस्ट डोनबास वर्तमान में यूक्रेन में स्थित है और कोयले का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। यूक्रेन का कोयला भंडार का 90% से अधिक डोनेस्ट कोलफील्ड में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? रियो ग्रांडे यानी कोलोराडो दोनों नदियां संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित हैं। रियो ग्रांडे दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में प्रमुख नदियां हैं। कोलोराडो नदी के साथ में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी मध्य कोलोराडो में उत्पन्न होती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कोलोराडो नदी दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में प्रमुख नदियों में से एक है। कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो के रॉकी पर्वत से शुरू होकर पश्चिम और दक्षिण में उत्तरी पश्चिम मैक्सिको की कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। उत्तर प्रदेश आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उत्तर प्रदेश आयोग है, कुछ भी कर सकता है। अगला है हमारा कि 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उद्देश्य सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर था बी। पहले हम सही पढ़ लेते हैं। मोंटेवीडियो उरुग्वे में पड़ता है, जकार्ता इंडोनेशिया में, रोटरडेम नीदरलैंड में। ये गलत क्यों था? इगारका बंदरगाह आपका रूस में पड़ता है। यह बंदरगाह यूएनिस नदी के इगास्किया क्रीट के तट पर स्थित है। मोंटेवीडियो बंदरगाह उरुग्वे तथा जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया में। रोटरडेम बंदरगाह जो कि यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, नीदरलैंड के दक्षिणी हॉलैंड प्रांत के रोटरडेम शहर में स्थित है। फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? स्पेन और अमेरिकी वासियों को। ठीक है, स्पेनिश और अमेरिकियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान में भारी निवेश किया था। अगला प्रश्न है हमारा 41, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर। इसका आंसर था बी। और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है और कुल मिलाकर अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि प्रश्न के अनुसार ग्रेट सैंडी सबसे बड़ा है, उसके बाद में गोबी मरुस्थल, फिर अरेबियन मरुस्थल, फिर सहारा मरुस्थल। मतलब छोटे से बड़े की ओर इन्होंने इनको लगाया है सीरीज में। ठीक है, अगला है हमारा 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो सत्य था वो सही आंसर था महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, काम आएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्यतः रूप से लवणता में कमी आ जाती है, परंतु उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहां पर उसकी मात्रा आपकी रहती है, थोड़ा पीडीएफ क्लियर नहीं है, कोई 60% तक रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून
होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांशों पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। इस स्थान पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। पृथ्वी पर किसी स्थान पर 24 घंटे में सामान्यतः 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आना चाहिए, परंतु पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व एक गुण पूर्ण करती है। अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आता है, लेकिन वास्तविकता में प्रतिदिन ज्वार लगभग 25 या 26 मिनट देरी से आता है। ज्वार के 6 घंटे मतलब 13 मिनट बाद निम्न ज्वार आता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा भी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करता है। ज्वार केंद्र जब अपना एक चक्कर पूरा करता है तब चंद्रमा उसके कुछ आगे निकल गया होता है और ज्वार केंद्र को चंद्रमा के ठीक नीचे पहुंचने में 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। इस प्रकार एक ज्वार के केंद्र को चंद्रमा के सामने पुनः आने में 24 घंटे 50 मिनट का समय लगता है। उसी स्थान पर अपकेंद्रीय बल के कारण चंद्रमा के विमुख भाग में 12 घंटे 25 मिनट बाद ज्वार आता है। बेंगोला धारा एक ठंडी धारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पूर्व और अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे पर प्रवाहित होती है। जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति सिजगी कहलाती है। ऐसी पूर्णमासी या अमावस्या को होता है। 45वां क्वेश्चन है अल नीनो, सॉरी 45 नहीं होगा, 43 होना चाहिए। हाँ, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे आपका एक सही है। सही को पढ़ते हैं कि कैसे सही है। अल नीनो पूरी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका डिटेल क्या क्या दिया हुआ है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। यह परिवर्तन पेरू के तट के साथ ठंडी धारा व अस्थायी प्रतिस्थापन है। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मूल अर्थ है बच्चा। अल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान, स्थिरीकरण में वृद्धि और समुद्र के पोषक तत्वों में कमी के कारण फाइटोप्लैंक्टन नुकसान का अनुभव करती है। 44वां प्रश्न है माउंटेन न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था? लौह अयस्क के लिए। ये कहां पर है? ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलवारा क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है 45वां। सूची को सुमेलित करना है। पर्वत दिया हुआ है, देश दिया हुआ है, तो हम सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। टिबुकल मोरक्को में एक पर्वत है, ठीक है, जो टुबकल नेशनल पार्क में स्थित है। माउंट स्टेनली एक पर्वत है जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में स्थित है। हॉगर पर्वत अल्जीरिया में स्थित है। ये हमने कर लिया अपना अगले 13 मिनट में भूगोल। अब बात करते हैं पर्यावरण की। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी कहां पर स्थित है? यह है आपकी जामनगर, गुजरात में। इस केंद्र को केंद्र सरकार द्वारा रिलायंस इंडस्ट्री की भागीदारी में पीपीपी मोड के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है कि समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन के। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। समुद्री शैवाल सीवीड्स का मुख्य खाद्य स्रोत के रूप में एवं उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। समुद्री शैवाल मनुष्यों के लिए आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला है लोटिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण नदी होता है। लोटिक लावों से बना है जिसका अर्थ होता है धोना या वॉश या बहते जल का प्रतिनिधित्व करता है लोटिक। ठीक है, दूसरा शब्द भी समझाऊंगी अभी। जहां पर जल का पूरा तंत्र एक निश्चित दिशा में चलता है, इसमें नाली, नदियां, झरने आदि शामिल होते हैं। लोटिक एक होता है लॉन्टिक, उसका मतलब होता है रुका हुआ जल। ठीक है, दूसरा पूछा जा सकता है आपसे। 49 है जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था?
वो है 1974। थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में अधिनियमित किया गया था। इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था। आरंभ में यह अधिनियम तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं था, किंतु वर्तमान में अधिनियम पूरे देश में लागू है क्योंकि अब वो यूटीज में शामिल कर लिया गया है। 50वां है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। एजेंडा 21 यूएन की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है जो सतत विकास से संबंधित है। यह वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम है। अगला प्रश्न है हमारा 51 में आपको देखो एसडीजी वाले से भी एक प्रश्न बनता है, और कोई नहीं, जब मैं नोट्स आप लोगों को पढ़ाऊंगी ना ये पूरा सब्जेक्ट, तो वहां पे मैं आपको थोड़ा ट्रिक्स भी बताऊंगी, ठीक है। तो हम सीधा डिटेल पे चलते हैं यहाँ, और डिटेल है एसडीजी 10 आपका असमानताओं में कमी से है, और एसडीजी 13 आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, एसडीजी 14 आपका पानी के नीचे जीवन से संबंधित है, और एसडीजी 15 आपका जमीन पर जीवन से संबंधित है। 52वां प्रश्न है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए मानक मानदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की एक इकाई होती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। 53वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वास का विनाश। भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? हरियाणा में। देखो ये भी करंट ओरिएंटेड था, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन भी पढ़ लेते हैं कि 10 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जीव विज्ञान संबंधी आंकड़े लाइफ साइंस डाटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय कोष इंडिया फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी राष्ट्रीय कोष समर्पित किया। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित कोष को इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर नाम दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? वो है आपका कीटनाशक। कांच, प्लास्टिक, कीटनाशक, ई अपशिष्ट, कृत्रिम रबड़ आदि गैर जैव निम्नीकरण नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं, जबकि मलमूत्र अन्य घरेलू अपशिष्ट जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। जलीय पौधे जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है एजोला। धान के खेत में एजोला का जैव उर्वरक के रूप में व्यापक प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। परावैंगनी विकिरण को आवेशित करने वाले ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? वह समताप मंडल। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। 59वां प्रश्न है वर्ष 2022 में विश्व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? करंट ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इसको हम लीव करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 60वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया हो? अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है। स्पेस रिसर्च इसमें नहीं था, बाकी सब है। लैंगिक समानता, शून्य भूख, स्वास्थ्य से संबंधित, ये सारे हैं। यहाँ पे पीडीएफ थोड़ा गड़बड़ है, वो दिखाई नहीं दे रहा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? चंद्रप्रभा आपका पड़ता है चंदौली में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में स्थित है। यहाँ पर खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। यहाँ राजदरी, देवदरी झरने और ब्लैक डक, चीतल, सांबर, नीलगाय, जंगली शुअर और चिंकारा आकर्षण का केंद्र है। अगला प्रश्न है हमारा 62। नीचे दो कथन है जिनमें से एक अभिकथन को दूसरे के कारण के साथ इसको
कहा गया है, जिसमें हमारा पहला सही है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। डिटेल पढ़ते हैं दूसरा गलत क्यों है। देश की बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी में वृद्धि ही नहीं कर रही, अपितु वह प्रकृति पर भी अपना दुष्प्रभाव छोड़ रही है। बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर बहुआयामी प्रभाव होता है। अतः पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। देख रहे हो, अब देखो डिटेल पढ़ने के साथ इसका क्या फायदा हो रहा है कि आपका एक कंप्लीट होलिस्टिक वे में रिवीजन हो जा रहा है। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड दिवस 2023 का थीम नॉट नेसेसरी टू नो अबाउट इट बिकॉज कि अब अपडेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। 64वां प्रश्न है, भारत के किस भाग में हांगुल नामक हिरण पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। कश्मीरी स्टेक को हंगुल के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर का राज्य पशु भी है। ठीक है। 65वां है कि साधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपका पहला सही है, दूसरा रॉन्ग है। वो जानेंगे क्यों रॉन्ग है, पहले सही जान लेते हैं। वैश्विक सूचकांक एवं राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर यूएन महासचिव एक वार्षिक साधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उल्लेखनीय है कि वैश्विक साधारणीय विकास रिपोर्ट प्रति तिमाही नहीं बल्कि प्राय प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है, जो कि वहां पे रॉन्ग था, इसीलिए ये रॉन्ग था वहां पे। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक साधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? सतत विकास बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों के प्रयोग का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को संतुलित रखना इसका उद्देश्य है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए उसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो। अगला प्रश्न है हमारा, वो होता है साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। जानेंगे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। निशार उपग्रह उस समय चर्चा में था, तो निशार उपग्रह को कौन से संगठनों ने मिलकर चलाया था? इसरो और नासा ने। नासा और भारतीय अंतरिक्ष इसरो के मध्य एक संयुक्त भू अवलोकन मिशन था, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। ठीक है। रसायन विज्ञान से एक प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन mRNA वैक्सीन है जिसके उपयोग को कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध बताया गया था? वो थी मॉडर्ना। मॉडर्ना इसको बनाया था मॉडर्ना यूनाइटेड स्टेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज एंड बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा मिलकर इसको ये एक mRNA टीका था। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। इसे सूंघने पर आपको हंसी आती है, सोचिए कितनी मजेदार चीज होगी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? नाइट्रोजन। जब कभी हंसी ना आए तो भाई नाइट्रोस ऑक्साइड आप सूंघ लो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते इतने बोर हो जाते हैं कि हंसी आती ही नहीं है। प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन विद्यमान होता है, जबकि कृत्रिम रेशम में नाइट्रोजन नहीं होता है। 71वां प्रश्न है कि कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? वो है आपका एक्टिनियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन आपके नोबल गैस हैं। जीव विज्ञान से देखते हैं किस तरीके के प्रश्न बने हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 72 पे हम पहुंच चुके हैं कि किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? टॉक्साइड। ठीक है। थोड़ा सा जानते हैं, पीडीएफ थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट आई ट्राई टू रीड। डिप्थीरिया या रोहिणी एक जीवाणुजन्य रोग है जो कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। टॉक्साइड टीका डिप्थीरिया से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो वो है आपका नेपेंथिस। ठीक है। नेपेंथिस एक मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है। देखो कैसे कैसे पौधे होते हैं। 74 है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? केवल 4। मानव हृदय
प्रमुख 4 कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां और बायां अलिंद कहते हैं, जबकि निचले कक्षों को दायां और बायां निलय कहते हैं। ठीक है। 75 है कि निम्नलिखित कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल्स द्वारा स्रावित होता है? वो होता है आपका इंसुलिन। अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जबकि अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है जल। सेवनीय पादपों में 2 परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, फ्लोएम फल, जाइलम जल को करता है। इस तरीके से आप याद रखना। पोषक स्तर बनाते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के समृद्ध होने से। पोषक स्तर का थोड़ा सा सीरीज डाल लेते हैं। 4 होते हैं। पोषण स्तर 1 में प्राथमिक उत्पादक होते हैं, द्वितीय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तृतीय में द्वितीय उपभोक्ता होते हैं और चतुर्थ में सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता होते हैं। 78वां है हमारा, सॉल्यूशन देखते हैं सीधा। यहाँ पे मिलाया गया है, रोग दिए गए हैं और उनके कारक क्या हैं वो थोड़ा देखते हैं। पेप्टिक अल्सर आपका होता है जीवाणु से, डेंगू होता है विषाणु से, फील्पा होता है कृमि, वॉर्म से, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। अब है राज्य व्यवस्था और नेक्स्ट पार्ट है हमारा राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था से देखेंगे पॉलिटी से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस में, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, साथ में डिटेल भी बताती चलूंगी। 79 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय सही सुमेलित नहीं है? हमें देखना है इसमें। इसका आंसर था डी। बाकी हम देखेंगे कि ये इनकरेक्ट क्यों था। बाकी करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर योग्यता आपकी जो रहती है उसको निर्धारित करती है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से रिलेटेड है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियम और अधिनियमों का विधि मान्यकरण करती है। थोड़ा सा ये पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। 4थी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? राज्यसभाओं में स्थानों का आवंटन। ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा 80, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड में के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख या त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। नेक्स्ट है संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है हमारे। देखते हैं। राज्यसभा के लिए यूपी को 31 सीटें आवंटित हैं, लोकसभा के लिए 80 सीटें। ठीक है। अगला है 82, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। 82 का यहाँ पे हमारा जो रॉन्ग है वो है बी। देख लेते हैं थोड़ा सा। बी यहाँ पे हमारा रॉन्ग था। बाकी जो राइट है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है कि इसके कार्य और सत्याग्रह ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। यह एक ग्राम स्तर की सभा होती है जिसमें पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है पूरा सा। संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड खा के अनुसार ग्राम सभा तात्पर्य ग्राम स्तर पर पंचायतों के क्षेत्रों के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम सभा के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है। अनुच्छेद 243 का के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा या उपबंधित किए जाएं। सामान्य तौर पर ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका की राज्य स्तर पर होती है। ठीक है। अगला है 83, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा कर्तव्य दोनों का भाग है? तो वो क्या है? पर्यावरण का संरक्षण। ये दोनों में ही दिया होता है। सॉल्यूशन पढ़ते हैं। पीडीएफ थोड़ा सा कट रहा है लेकिन मैं एक्सप्लेन करती हूँ पूरा। पर्यावरण का संरक्षण नीति डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 48 का में दिया हुआ है। मौलिक कर्तव्य के तहत अनुच्छेद 51 का के 6 में शामिल है। ठीक है। अन्य विकल्पों में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना या समान नागरिक संहिता
केवल नीति निदेशक तत्वों के तहत क्रमशः अनुच्छेद 43 का और वह 44 में शामिल है, जबकि अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएंगे केवल मौलिक कर्तव्य के तहत अनुच्छेद 51 का के टा में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 84, जिसमें निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रेजेंस की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम में। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति के साथ 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग्स जॉर्ज फिफ्थ की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों को चैम्बर ऑफ प्रेजेंस या नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया था। 85 क्वेश्चन है आपका। नीचे दो कथन है, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इसमें हमारे दोनों सही है, किंतु व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा नामों में परिवर्तन कर सकती है। तथापि इसी अनुच्छेद के परंतक के अनुसार इस प्रायोजन के लिए कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि यह विधेयक वर्तमान राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमा या नाम को परिवर्तित करता है, तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। हालांकि इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा विचार न प्रस्तुत करने की स्थिति में भी उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कोई भी यहाँ पे हमारा राइट नहीं है, तो पढ़ने की क्या ही जरूरत है, हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि राइट क्या है। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 98 का के खंड के तहत संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय की व्यवस्था है। इसी खंड के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। अनुच्छेद 98 के ही खंड 2 के तहत संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन को सचिवालय स्टाफ की भर्ती व उनकी सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकती है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन सही है। ओके, सॉरी, इसका आंसर डी है, मतलब दोनों सही है, वो मैंने रॉन्ग लगाया हुआ है, दोनों ही सही है। तो अब पढ़ लेते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने या रेगुलेट करने का अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 87। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वित्त आयोग कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है वो देखना है, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। तो हम सही पहले पढ़ लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 1 के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, मतलब कुल 5 सदस्य होते हैं। इसी अनुच्छेद के खंड 3 के तहत वित्त आयोग अपनी सिफारिश संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन सही नहीं है। ठीक है, 88 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। सी नहीं है, बाकी तीनों है, तीनों को पढ़ लेते हैं। दोहरे दंड की धारा, कार्योत्तर विधि, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के तहत है। यातनाओं के विरुद्ध निषेध शामिल नहीं है, जबकि दोहरे दंड की धारा अनुच्छेद 20 का खंड 2 कार्योत्तर विधि एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ अनुच्छेद 20 का खंड 1 तथा स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से प्रोहिबिटेड करता है, अनुच्छेद 20 का खंड 3 का हिस्सा है। इसी अनुसार कार्योत्तर विधि
अर्थात ऐसी विधियां जो आरोपित अपराध के समय प्रवर्त नहीं थी, एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड तथा किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से उसकी रक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन सी? मीरा कुमार। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार थी, जो जून 2009 में 15वीं लोकसभा की स्पीकर बनी थी। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। 90 भारतीय संविधान में प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई थी? कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 संघ की भाषा के खंड 2 के तहत संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की गई है जिसके लिए उसे ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया रहा है। हालांकि संसद द्वारा अधिनियमित राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत इस अनुमति को उक्त विधि से आगे भी जारी रखा गया है। 91 संसद की संयुक्त बैठक, इसमें हमारा दूसरा सही है, वही हम पढ़ते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। गलत क्यों है वो वाला हम देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 18 के 4 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, इस प्रकार पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट था। अंग्रेजी में आर्टिकल 109 प्रिंट किया हुआ था जबकि हिंदी में केवल अनुच्छेद ही था, तो वो थोड़ा प्रिंट मिस्टेक होती है, तो हमेशा थोड़ा इंग्लिश वाले क्वेश्चन रीड किया करो। 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं था वो था आपका डी। बाकी जो सही सुमेलित है वो देख लें। राजभाषा किस में दिया हुआ है? आपका राजभाषा दिया 17 में, संघराज्य क्षेत्र दिया 8 में, अनुसूचित जाति और जनजाति दिया हुआ है 10 में, अधिकरण दिया हुआ है आपका 14 का ए में। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 43 टी के अनुसार पंचायत एवं अनुच्छेद 243 यक के अनुसार नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और इसके निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। 94 है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की सिफारिशों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे हमारा पहला सही है कि पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए थी, ऐसा अशोक मेहता समिति की रिकमेंडेशन थी। तो हम थोड़ा सा अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया गया है कि पंचायती राज पर वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद और उससे नीचे गांव के समूह के पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। समिति की अनुशंसा थी कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु जनपद के विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 95, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं के विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। ठीक है, तो इसका कौन सा सही है? इसका ए सही है। बाकी हम सीधा डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। डिटेल में दिया हुआ है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि थी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ ऐसा ही है, मैनेज कीजिएगा, मैं पढ़ूंगी इसको। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला यहाँ पे सही है, दूसरा रॉन्ग है, वो भी हम जानेंगे। पहले राइट पढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। ठीक है, ये सही था।
अब देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 71(2) के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अधिमान्य नहीं होंगे। ठीक है, उससे पहले जो उसने कार्य किए वो अधिमान्य नहीं होंगे। अगला है हमारा 97। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों यहाँ पे सही है कि विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। ठीक है, ये किसमें दिया हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 171 में। ठीक है, कि किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। अगला है हमारा 98। नीचे दिए गए दो कथन है जिनमें से एक को आपको अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। राष्ट्रपति संसद का भाग है। दूसरा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते हैं। ठीक है, 98 का हमारा दोनों ही है कि हाँ बिल्कुल राइट है ये दोनों। ठीक है, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया कि भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है। साथ ही अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है अथवा विधेयक धन विधेयक के अलावा पुनः विचार हेतु सदन को लौटा सकता है। यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना पुनः पारित कर दिया गया है तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं रोकेगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही विधेयक कानून बनता है। ठीक है, अब है हमारा 99 है कि नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं जो कि दोनों ही कथन हमारे राइट हैं। चलो पढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषिध अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वो कानून बनाकर किसी भी अन्य न्यायालय को उसकी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। देख लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन पढ़ देते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 के खंड 2 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह मूल अधिकारों में से किसी को लागू कराने के लिए ऐसे निर्देश या आदेश या रिट या जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण जो भी समुचित हो का प्रयोग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के खंड 3 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्त कहीं या सभी शक्तियों का अन्य न्यायालयों को अपनी आधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। देखो इधर तो और पीडीएफ ज्यादा ही खराब हो गया। एक मिनट, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको पढ़ दूं। मैं कह रही हूँ आज हो जाए कंप्लीट एक तो। इसमें क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे दो सूची दी हुई है, कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं और वो अनुच्छेद किससे रिलेटेड है। तो हम सीधा यहाँ से पढ़ते हैं इसको। अनुच्छेद 324 किससे रिलेटेड है? निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 315 है लोक सेवा आयोग से। अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग से। अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अगला है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन यहाँ पे एक सही है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति को ही उसे पदच्युत करने का अधिकार होता है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था से किस तरीके के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमी। देखो ये करंट ओरिएंटेड होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनको मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा आपको कि बजट वगैरह में किस तरीके का
कितना, कुल व्यय परिव्यय कितना था, थोड़ा सा आप जान लो कि देखो ऐसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हमें ट्रेंड भी समझना है ना। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि कुल व्यय कितना था। करंट ओरिएंटेड रहेंगे वो नहीं कराऊंगी, जो बेसिक होगा वो मैं बता दूंगी, ठीक है। ये करंट ओरिएंटेड था कि कितना व्यय था हमारे बजट में 2023 में। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं नहीं है? स्वैच्छिक समाज सेवा आर्थिक क्रियाएं नहीं है। ये क्या है, हमारा बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए इसको करा दे रहे हैं। आर्थिक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिनका संबंध आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है, सभी आर्थिक क्रियाएं है के रूप में आय का सृजन करती है, अर्थात आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती है। इसके अलावा कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनका उद्देश्य आय करना नहीं होता है, जैसे धर्म प्रचार, समाज सेवा या देश भावनाओं से प्रेरित किया गया कोई स्वैच्छिक कार्य। अब देखो यहाँ पे है कि बजट में कोई पर्टिकुलर विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई थी, वो थोड़ा याद कर लेना। जैसे योजनाओं में परिवार कल्याण मंत्रालय को कितना दिया गया, हेल्थ को कितना दिया गया, शोध के लिए कितना दिया गया, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, बजट से प्रश्न बनते हैं। देखो अगला प्रश्न फिर बजट से ही है, राजकोषीय घाटा कितना था, क्या था, इस तरीके का प्रश्न था। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कि क्या हमारी रैंकिंग रही थी, बिल्कुल करंट ओरिएंटेड प्रश्न। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, बेसिक प्लस बहुत ही रिसेंट नहीं बोल सकते इसको कि हाँ एकदम करंट से है, थोड़ा पुरानी योजना है, जान लेते हैं, ठीक है। कब आई थी ये पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ वही 2023 का हम डिस्कस करें, 2022 में आई थी, तो मतलब कम्प्लीटली करंट ओरिएंटेड ही है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। इस योजना के तहत राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों तथा सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पनतन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया था। अब देखो ये बजट से रिलेटेड है कि तुलना की गई है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना दिया गया है किसी पर्टिकुलर योजना को, तो ये थोड़ा ध्यान देना है। इस तरीके की देखो इकोनॉमी से भी पूरा करंट ओरिएंटेड प्रश्न बन रहे हैं। एक अगला प्रश्न है, निम्न किसमें से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यक्रमों नहीं है? यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। थोड़ा उत्तर यूपी स्पेशल वाला आ गया, ठीक है। यूपी की कोई योजना आपसे पूछी जा सकती है जो केंद्र से रिलेटेड हो, एनसीआर में आ रही हो, थोड़ा सा डेवलपिंग में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही हो, इस तरीके की योजना बन सकती है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता कौन था? खान बहादुर खान, ठीक है। तो ये क्या थोड़ा सा यूपी स्पेशल पूछ लिया गया, कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ और पूछ लिया गया, कितना भौगोलिक क्षेत्र है, वन रिपोर्ट आपसे पूछ ली गई है, ठीक है। मैं इसको बहुत अच्छे से उसमें कराया है, अभी आई दृष्टि में कंप्लीट कराया मैंने इसको, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं समसामयिकी। देखो इकोनॉमी भी आपका कम्प्लीटली करंट ओरिएंटेड है, बजट से आपके वन रिपोर्ट से यही सब पूछ रहा है, ठीक है। इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं रहना है। अब देखते हैं देखो समसामयिकी से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। जैसे आपका गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस मूवी को मिला था उस टाइम पे, जो भी सॉन्ग था मूवी था किसको मिला था, ठीक है, कौन था इसका अभिनेता। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, एसईओ फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था, किस तरीके की लोकेशन वगैरह ये आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला है कि निम्न में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। भारत के G20 प्रतीक के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है, क्या क्या प्रतीक रहे थे, क्योंकि उस टाइम तभी रिसेंट में भारत में ही हुआ था ना G20। 2 फरवरी 2023 को निम्न में से किस देश में केंद्रीय बैंक की अपनी करेंसी नोट में ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस मैं इनको आपको ट्रेंड बता रही हूँ कि किस तरीके से, जैसे आप आई दृष्टि पढ़ेंगे तो क्या आपकी अप्रोच रहेगी, क्या आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल था? वो आपका कानपुर था, ठीक है। वही है कि दिसंबर, अब यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया गया है कि एक मिनट, PDF थोड़ा सा क्लियर नहीं है वो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरा थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से कर दूँ कि 136वां आपका प्रश्न है कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता थी, तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न था, बिल्कुल सही है। 2022 में न्यूजीलैंड में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून बना था। वो कानून वगैरह के बारे में जो भी करंट ओरिएंटेड था, कम्प्लीटली एकदम हॉट न्यूज़। उसके बाद में 138 है कि भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वर्क के लंदन बियर का दूसरी बार उसे चुना गया, लंदन बियर।
ठीक है। उसके बाद में है कि 25 दिसंबर 2022 को निम्न में से किस देश ने जनवरी 2005 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सेवा अनिवार्य कर दी है। 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटना हुआ था? तो वही इस बार भी पूछा जा सकता है, अहमदाबाद वाला एयर इंडिया का। बिल्कुल याद रखना कि लोकेशन पूछी जा सकती है, कौन से हॉस्पिटल में जाके वो किस हॉस्पिटल से आके टकरा गया था। अहमदाबाद में बीजे कॉलेज था, कुछ मेधानी करके नगर था, और एयर इंडिया की फ्लाइट थी, लंदन गेटविक जा रही थी, 242 यात्री थे, 241 ऑन द स्पॉट डेथ कर गए थे, एक बचा था, रमेश कुमार विश्वास नाम था उसका। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया। उसके बाद में देखते हैं विविध भी दिया हुआ है, थोड़ा सा विविध किस तरीके का रहता है। देखो विविध रहता है आपका, जैसे कि एक स्वतंत्र परिषद के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाले पहला विदेशी विश्वविद्यालय, जैसे कि उस टाइम था दक्कन विश्वविद्यालय चर्चा में था, इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाता है। वो भी करंट वाले ही रहते हैं, विविध में भी थोड़ा सा और डीप कुछ नहीं रहता है। जैसे कि अगला है कि 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष स्थानों पर है? करंट ओरिएंटेड है। द चैलेंजर ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? थोड़ा बुक्स वगैरह पूछी जा सकती हैं। देखो विविध में क्या रहेगा, बुक्स पूछ ली, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहीं बनाया गया है, स्टैब्लिश किया गया है, कुछ न्यू फीचर्स हैं उसके, उस तरीके का। उसके बाद में विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट निकाली गई थी, मतलब थोड़ा सोशल इशू वाली, थोड़ा आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि सोशल इशू वाली चीज़ है। उसके बाद में एक और यहाँ पे पुस्तक है, द फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रियलायंस, किसकी पुस्तक थी? कैप्टन हॉकिंग्स के बारे में भी पूछा गया है। थोड़ा सा साइंस ओरिएंटेड, थोड़ा सा सोशल, एजुकेशन के कुछ फीचर्स, कुछ बुक्स, इस तरीके के विविध के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी थी? और बुक्स ज़्यादा है, ठीक है, बुक्स का थोड़ा ध्यान रखना, बुक्स विविध में मोस्टली पूछी जाएंगी। और पॉप सोलेवे का जो निधन हुआ था, कहाँ के मूल निवासी थे, वो मतलब थोड़ा सा सोशल रिलेटेड, ठीक है। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया, पूरा सोशल रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। ये 150 प्रश्न मैंने आप लोगों के साथ 2023 का डिस्कस किया, और अगला मैं लेके आऊँगी 2024 वाला। अच्छे से अगर मुझे मिल गया विद एक्सप्लेनेशन तो मैं 24 वाला लाऊंगी, नहीं तो 22 वाला कोशिश करूंगी कि 24 वाला लाऊं, ताकि रिसेंट वाला है थोड़ा सा उसका ट्रेंड में आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊंगी कि थोड़ा सा खेला हुआ था, और खेला तो कुछ भी नहीं हुआ था। कुल मिला के बात यह है कि 86 क्वेश्चन पे RTI गया था, तो हम कहाँ तक बताएं कि हमने कितना सही किया कितना गलत किया। आयोग ही क्वेश्चन पेपर सेट करने में फेल हो रहा है कि 86 क्वेश्चन अगर गलत, 86 प्रश्न पर अगर आपत्ति जताई जा रही है कि वो रॉन्ग है, उनकी आंसर्स रॉन्ग हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं कि क्या था पेपर का लेवल, क्या इंक्रीज किया क्या डिक्रीज किया। बट कोई नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा काम है कि हमारा लक्ष्य है, हमें बनना है SDM, तो हमें फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, हमें काम की चीज़ों पे ध्यान देना है, और इन्हीं काम की चीज़ों से हम बन जाएंगे। ये दिक्कतें हैं, ये सब तो चलता ही रहेगा, ये हर एजुकेशन सिस्टम में ऐसी ही चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए भी कुछ लोग फाइट करते रहेंगे। तो कोई नहीं, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँ, ठीक है। थैंक यू।